गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था मुद्रा के कार्य को दिया था और आज मैं उनको समझा रही हूँ। तो जो मुद्रा के कार्य हैं उनको आपने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। निबंधात्मक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। एक तो है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, यह है मुख्य कार्य। दूसरा आपके सहायक कार्य है भावी भुगतान का आधार, मूल्य संचय का साधन और क्रय शक्ति हस्तांतरण। आकस्मिक काम है आपके सामाजिक आय का वितरण और आपका ये है साख का आधार, संपत्ति की तरलता। और नेक्स्ट है आपका शोधन, अन्य कार्य में शोधन क्षमता, इच्छा की बात। मैं आज आपको इसके बारे में सबको समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम यानी हम वस्तु देकर जो वस्तु लेते थे वो क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय। लेकिन मुद्रा विनिमय के अंतर्गत क्या होता है? हमें कहीं भी किसी भी समय हम मुद्रा देकर कोई भी वस्तु क्रय कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो इसकी मुख्य पहचान है। समस्त प्रकार के लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं क्योंकि मुद्रा में परिभाषा में के अंतर्गत बताता है सर्वग्राह्यता का गुण। क्योंकि मुद्रा के अंतर्गत मुख्य चीज़ क्या है? सर्वग्राह्यता, यानी कि सभी जनता के द्वारा वो क्या करी जाती है? स्वीकार की जाती है। तो मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान होता है और बाजार में जो भी हम समव्यवहार प्रयोजन का मतलब है दिन भर में जितने भी, चाहे सब्जी खरीदना है, चाहे हमें कोई जमा कराना है या हमें कपड़े लेने हैं, खाने पीने की चीज़ लेनी है, कोई भी काम है, हम व्यवहार पूरे दिन भर के कार्यों को पूरा किसके द्वारा करते हैं? मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। दूसरा है मूल्य का मापक। क्योंकि वस्तु विनिमय के अंतर्गत सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी कि क्यों अपन उसके मूल्य को नहीं माप सकते थे कि कौन सी चीज़ की कीमत क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि आपको ये अच्छे से पता होगा कि उसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा कि वस्तु ऐसे व्यक्ति को अपन को ढूंढना पड़ता था कि जो हमारी वस्तु ले ले। अब इसमें ऐसी बात नहीं होती क्योंकि अपन तुरंत से माप लेते हैं। यदि अपन को पता है 40 रुपये किलो चीनी है तो आपको पता है मुझे 5 किलो चीनी लानी है, 4 पंजे 20, कितने रुपए की आएगी? 200 रुपये की आएगी और आप तुरंत से उस वस्तु को क्रय कर लोगे। और ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, मुद्रा के माध्यम से ही वस्तु का मूल्य निर्धारण संभव होता है। कीमत निर्धारित करी थी ना, 40 रुपये है या 10 रुपये जो भी है, तो वस्तु और सेवा के मूल्य मुद्रा के रूप में मापने से इसका विनिमय कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। क्योंकि हम कोई भी वस्तु को आसानी से कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। और आपको पता है हमारी राष्ट्रीय आय की गणना भी हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय आय में सिर्फ मौद्रिक लेन देन का, मुद्रा में जो व्यक्त की गई लेन देन होती हैं उन सब का ही क्या होता है? अध्ययन होता है। व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि द्वारा देश की राष्ट्रीय आय हम किसके द्वारा मापते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना इन तीनों विधियों के द्वारा मापी जाती हैं। क्योंकि आज हम किसके द्वारा लेन देन करते हैं? मुद्रा के द्वारा ही करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में वह पूछता है क्या कि मुद्रा के प्रमुख कार्य यानी मुख्य कार्य कौन से हैं, तो मुख्य कार्य ये 2 ही हैं, विनिमय का माध्यम और दूसरा कौन सा है? मूल्य का मापक है, ठीक है ना। अब आपके दूसरा है सहायक कार्य यानी गौण कार्य। तो दूसरे सहायक कार्य कौन से हैं आपके? दूसरे भावी भुगतानों का आधार। भावी भुगतानों का आधार का मतलब ये होता है कि हम भविष्य में, आज आपने कहीं से वस्तु खरीद ली और बोला कि मैं भुगतान इसका बाद में कर दूंगा। गाड़ी खरीद ली, आपने सोचा मैं उसका बाद में कर दूंगा। तो आज आप खरीद सकते हो, आप मकान बना सकते हो, कुछ भी क्रय कर सकते हो और उसका भुगतान भविष्य में कर सकते हो। तो ऐसे आर्थिक सौदे जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना है, तो मुद्रा ऐसे भुगतानों के लिए क्या बनती है? आधार बनती है। क्योंकि ये तो है नहीं, क्योंकि वस्तु विनिमय में तो यदि आज आप दे रहे हो तो आज ही आपको लेना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है? मुद्रा में आज अपन उधार ले लेते हैं, ऋण मिल जाता है आराम से बैंकों से कहीं से भी, और अपन आसानी से ऋण लेकर उसको अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते हैं। अर्थात भविष्य में उस वस्तु की कीमत का अनुमान लगा लिया जाता है। मुद्रा स्थगित भुगतान के आधार के रूप में कार्य करती है। जनता के विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे गृह ऋण, शिक्षा ऋण, उद्योग लगाने के लिए ऋण, ये सब कैसे हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। क्योंकि हमें आसानी से बैंकों से ऋण मिल जाता है और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार शेयर जानते होंगे, जो कि एक कंपनी अपनी पूंजी को प्राप्त करती है, जो एक अंश पूंजी के रूप में निगमित करती है। जैसे प्रेफरेंस शेयर है आपके, यानी पूर्वाधिकार अंश है, समता अंश है, प्रतिभूति हैं, डिवेंचर और प्रतिभूतियों को खरीदने बेचना भी हम किसके द्वारा करते हैं? मुद्रा के द्वारा ही करते हैं। क्योंकि शेयर भी हम खरीदते हैं, कोई कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो हमें बदले में क्या देना पड़ता है? मुद्रा देना होता है। तो मुद्रा एवं पूंजी बाजार का विकास संभव हुआ मुद्रा बाजार तो जिसमें मुद्रा का लेन देन होता है
और पूंजी बाजार कौन सा होता है जिसमें कि शेयर, डिवेंचर, ये प्रतिभूति, इन सब का जो क्रय विक्रय होता है वो कौन सा बाजार होता है? पूंजी बाजार। इसका आज विकास संभव हुआ है क्योंकि हम आज मुद्रा देकर कोई भी शेयर है आपके, कुछ भी आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो इस मुद्रा एवं पूंजी बाजार का जो विकास है संभव हो पाया है और जो एक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। समझ में आ गया होगा। भावी भुगतानों का आधार। दूसरा है मूल्य संचय का साधन। आज आप कोई भी वस्तु खरीद के, जैसे सोना है, चांदी है, बॉन्ड है, नगद रुपया है, ज़मीन जायदाद है, कुछ भी भविष्य के लिए खरीद कर रख सकती हो। वो भी सब किसके द्वारा संभव हुआ है? मुद्रा के द्वारा। तो मुद्रा के माध्यम से किसी ऐसी वस्तु जिसका टिकाऊपन कम है बेचकर उसके मूल्य को भविष्य के लिए संचित कर रखा जा सकता है। मूल्य संचय तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। मुद्रा द्वारा क्रय की गई जमीन, मकान, सोना, चांदी, बॉन्ड इत्यादि के रूप में मुद्रा का संचय किया जा सकता है। आज आपने देखा है जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसके मम्मी पापा यदि ज़मीन लेके, सोना चांदी लेके खरीदते डाल देते हैं कि सोचते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा तो इनकी पढ़ाई पर, इनकी शादी पर मुझे खर्चे करने पड़ेंगे, तब मैं इसको आसानी से कर लूँगा। तो वो पहले से ही अपने इसलिए मुद्रा का क्या कर लेता है? संचय कर लेता है। चाहे वो मुद्रा का संचय इस रूप में क्यों ना करे, मकान, सोना, चांदी, बॉन्ड के रूप में, ठीक है। अब एक क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आज आप कोई भी वस्तु को बाद में, मतलब आपने कोई वस्तु ले रखी है उसको आप दूसरे को भी क्या कर सकते हो? बेच सकते हो, दे सकते हो। आज आप चेक देते हो, चेक के माध्यम से आप दूसरे को चेक का भुगतान कर देते हो। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सब भी आपको क्या कर रहे हैं? खरीदने में सहायता प्रदान करते हैं और आप इसको दूसरों को हस्तांतरित कर सकते हैं। मुद्रा के द्वारा एक व्यक्ति द्वारा संचित क्रय शक्ति को आसानी से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा क्रय शक्ति हस्तांतरण के साधन के रूप में भी कार्य करती है। एक व्यक्ति नगद रूप में मुद्रा दूसरे व्यक्ति को सौंप कर क्रय शक्ति का भी हस्तांतरण करती है। यानी आज अपने नगद है, मुद्रा किसी दूसरे को दे दिया, उधार दे दिया। अब वो जैसे ही कि वो उधार लेके अपने आज कोई भी इच्छा की क्या कर लेगा? पूर्ति करेगा। मतलब कोई भी वस्तु को क्या कर सकता है? क्रय कर सकता है। हाँ, चुकाना ही तो पड़ेगा ना। एक दूसरे से भी आज अपन क्या ले लेते हैं? उधार ले लेते हैं। मुद्रा दूसरे के पास चली गई, इसका मतलब है आज अपन के पास जो मुद्रा थी हम उसको क्रय नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा कोई वस्तु को दूसरा व्यक्ति उसको क्रय कर रहा है। तो हम ना क्रय करके, क्योंकि हमने मुद्रा मतलब एक तरह से मैं आपको समझाऊं, हमने मुद्रा को जोड़ा कैसे? अपनी इच्छाओं को कम करके, अपने क्रय को कम करके। और यदि आज हमने क्रय कम किया यानी खरीदी कोई वस्तु, अपनी इच्छाओं को त्याग किया, तो हमारे पास मुद्रा जुड़ गई। हमने उस मुद्रा को किसको सौंप दिया? दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। अब दूसरा व्यक्ति उससे क्या कर लेगा? अपने लिए कोई भी वस्तु खरीद लेगा। तो एक तरह से क्या हो गया? ये क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो गया। आज के समय में नगद विहीन लेन देन में कोई भी व्यक्ति डेबिट, क्रेडिट, एटीएम, चेक आदि के माध्यम से अपनी क्रय शक्ति अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है? उपलब्ध करा सकता है, यानी सरलता से हस्तांतरित कर सकता है। आप किसी को कह दोगे लो भैया इससे अपना पूरा चुकता कर लो। आज अपन दुकान पर जाते हो, कल तक वो उसकी वस्तु थी, उसने बेचा तो वो वस्तु आज हमारी हो गई क्योंकि हमने उसको नगद दे दिया। आज उसकी वस्तु हमारे पास है तो वो उस पर हमारा मालिकाना हक है, ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति स्वयं की खरीदी हुई परिसंपत्ति को दूसरे व्यक्ति को भी बेचकर क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा की सहायता से व्यक्तियों के मध्य, विभिन्न स्थानों के मध्य परिसंपत्तियों का क्रय शक्ति हस्तांतरण सरलता से संभव हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा आधा मतलब मैं कल पढ़ाऊँगी। आज आपको ये 2 पॉइंट याद करने हैं। कौन कौन सा? एक तो आपको मुख्य कार्य है, दूसरा आपका सहायक कार्य यानी गौण कार्य। इन दोनों को लिखोगे और याद करोगे। कल मैं आपको आकस्मिक कार्य को समझाऊंगी और दूसरा आपका कौन सा है, ये शोधन क्षमता से संबंधित यानी मुद्रा के जो है आपके अन्य कार्य को समझाऊंगी। और कल ही मैं आपको एक ये चीज़ समझाऊंगी कि भारतीय रिजर्व बैंक में मुद्रा की पूर्ति के कौन कौन से घटक हैं। ये 4 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? M1, M2, M3, M4। और इनके अंतर्गत कैसे लिखना है, आपको हर बार कैसे लिखना है, इसकी कॉपी एक बार और मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको ये काम आपको कल करना है और कल आपको स्कूल भी आना है।